हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए AEW डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में हमें CM पंक के अंदर बैठे हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए CM पंक ने कहा कि आज से बहुत साल पहले इस सीरीज के अंदर बैठकर CM पंक ने कहा था कि CM पंक ड्रग्स नहीं करते और नशा नहीं करते, जिससे CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के हर एक आदमी से बेटर मैन है। और CM पंक की उस स्पीच के बाद CM पंक का पूरा रेसलिंग करियर ही चेंज हो चुका है और आज CM पंक की उस स्पीच से इंस्पायर होकर काफी सारे रेसलर्स आज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रेसल कर रहे हैं, जिससे डार्बी अलिन ड्रग फ्री है। मैलिका ब्लैक CM पंक की तरह रिंग के अंदर बैठते हैं और दूसरी तरफ MJF CM पंक की तरह कहते हैं कि MJF सभी से बेटर है, पर MJF CM पंक से बेटर नहीं है। और CM पंक ने लास्ट वीक जॉन मॉक्सली की मदद के सहारे प्रूव कर दिया है और अब CM पंक के पास एक मौका है कि CM पंक MJF के खिलाफ एक रीमैच मांग सकते हैं और ये कोई ऐसा मैच नहीं होने वाला जो कि CM पंक काफी आसानी से जीत सकते हैं, जैसे केज मैच या फिर और कुछ मैच, क्योंकि CM पंक को पता है कि CM पंक का बेस्ट मैच वही है जिस मैच के अंदर CM पंक रेसल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। पर CM पंक ने स्ट्रगल करने से काफी कुछ सीखा है लेकिन MJF ने नहीं, इसीलिए CM पंक यहाँ पर MJF से वो मैच मांगना चाहते हैं जिस मैच को रेसल करने के लिए CM पंक ने काफी स्ट्रगल किया है। जो बातें कहकर यहाँ पर CM पंक ने MJF को एक $1 मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही खतरनाक मैच होता है। और गाइस हमने आज से पहले AEW कंपनी अंदर ब्रॉडी ली और कोडी रोड्स के बीच में एक $1 फाइट मैच देखा था जो कि एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर CM पंक ने MJF को एक $1 मैच के लिए चैलेंज करने के बाद CM पंक ने MJF को यहाँ पर बुला लिया और MJF यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम MJF के चेहरे के ऊपर नाराजगी देख सकते थे कि पहली बार CM पंक के सामने MJF को ऐसा लग रहा था कि MJF के हाथ में कुछ पावर नहीं है। और यहाँ पर CM पंक MJF को MJF के और CM पंक की काफी पुरानी फोटो दिखाकर बात करने लगी और यहाँ पर बात करते हुए CM पंक ने कहा कि जिस दिन MJF CM पंक से मिले थे तो वो दिन MJF की लाइफ का एक बहुत ही बढ़िया दिन था, लेकिन CM पंक के लिए एक नॉर्मल फ्राइडे था। पर जब रेवोल्यूशन पेपर-व्यू पर CM पंक MJF को हराएंगे तो फिर वो MJF के करियर का एक सबसे वर्स्ट दिन होगा, लेकिन CM पंक के लिए वो सिर्फ नॉर्मल संडे होगा। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि MJF कुछ कहने वाले हैं, पर गाइस इस बार यहाँ पर MJF के पास कुछ शब्द नहीं थे और MJF चुपचाप यहाँ से चले गए, जो कि मोस्ट कॉमनली नहीं होता। पर इस बार MJF एकदम चुपचाप यहाँ से चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर MJF और CM पंक का ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और हमें इस मैच के अंदर कौन सा सुपरस्टार जीता हुआ दिखाई देता है। लेकिन गाइस आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन का एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे ब्रायन डेनिसन ने जॉन मॉक्सली से कहा था कि ब्रायन डेनिसन चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक साथ आए और अब कैसे जॉन मॉक्सली को ब्रायन डेनिसन को जवाब देना है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जुरासिक एक्सप्रेस का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जुरासिक एक्सप्रेस ने कहा कि इस साल रेवोल्यूशन पेपर-व्यू पर जुरासिक एक्सप्रेस अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक नॉर्मल टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर नहीं बल्कि एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर डिफेंड करने वाली है। और इसीलिए AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर ढूंढने के लिए AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर एक कैसीनो बैटल रॉयल मैच होने वाला है और एक कैसीनो बैटल मैच भी होने वाला है, जिन दो मैचेस के अंदर AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए 2 नंबर 1 कंटेंडर्स चूज किए जाएंगे और उन कंटेंडर्स को आगे चलकर AEW कंपनी के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर AEW कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलेगा। जो बातें हमें यहाँ पर जुरासिक एक्सप्रेस के इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर पता चली। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनिसन ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनिसन चाहते थे कि ली मोरियार्टी एक वायलेंट सुपरस्टार के लिए रेसल करे, इसीलिए ब्रायन डेनिसन ने इस मैच की शुरुआत से ही ली मोरियार्टी की इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी, जो देखकर ली मोरियार्टी काफी गुस्सा हो गए और ली मोरियार्टी ने इस मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, जिस अटैक में कई बार ली मोरियार्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी हम इस मैच के अंदर ब्रायन डेनिसन और ली मोरियार्टी इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और वैसे भी ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक टेक्निकल रेसलर्स है, इसीलिए ये मैच एक टेक्निक वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर फाइनली ली मोरियार्टी ये मूव्स रिवर्स कर आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन डेनिसन ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपना फिनिशर रनिंग नी लगा दिया। पर यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने ली मोरियार्टी को पिन नहीं किया बल्कि ब्रायन डेनिसन ने ली मोरियार्टी के ऊपर अटैक कर ली मोरियार्टी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ट्रायंगल चोक लगा दिया, जिससे कि ली मोरियार्टी पास आउट हो गई और ब्रायन डेनिसन ने सबमिशन के सारे मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक मैच था। और हमें इस मैच के अंदर ली मोरियार्टी भी कुछ हद तक वायलेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए ब्रायन डेनिसन ने कहा कि ब्रायन डेनिसन जानना चाहते थे कि ली मोरियार्टी वायलेंट है या नहीं, पर ब्रायन डेनिसन को पता चल चुका है कि ली मोरियार्टी थोड़ी बार वायलेंट है। पर यहाँ पर ब्रायन डेनिसन इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर ब्रायन डेनिसन जानना चाहते थे कि जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन के साथ है या नहीं, और इसीलिए ब्रायन डेनिसन ने जॉन मॉक्सली को यहाँ पर बुला लिया और जॉन मॉक्सली भी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि आज से 10 साल पहले जॉन मॉक्सली और ली मोरियार्टी ये दोनों एक जैसे सुपरस्टार थे जो कि यंग है और अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते हैं। और ऐसे ही बहुत साल पहले जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक दूसरे के आमने सामने आए थे, जहां पर जॉन मॉक्सली ब्रायन के सामने कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहते थे, लेकिन ब्रायन ने जॉन मॉक्सली को हरा दिया था
और तब मॉक्सली को पता चला था कि ब्रायन क्यों वर्ल्ड के बेस्ट रेसर है और अब ब्रायन एवली को नींद आए है और ब्रायन चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे और इसके ऊपर जॉन मॉक्सली ने बहुत सोचा है और जॉन मॉक्सली ने सोचा कि ब्रायन डेनिसन के साथ मिलकर रसल करने के लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जॉन मॉक्सली बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे जिससे कि जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन के साथ ना आए, पर जॉन मॉक्सली को बहुत सारे एक्सक्यूजेस नहीं मिले। पर जॉन मॉक्सली को एक रीजन मिल चुका है और रीजन ये है कि जॉन मॉक्सली अब वैसे जॉन मॉक्सली नहीं रहे जो कि 10 साल पहले थे। इसलिए ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली से डर रहे हैं कि अगर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए तो इस बार जॉन मॉक्सली ब्रायन डेनिसन को हरा देंगे और ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली से नहीं हारना चाहते, इसलिए ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और यहाँ पर आगे बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर ये सच है कि ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली से नहीं हारना चाहते इसलिए ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली के साथ आ रहे हैं तो ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली को ज्वाइन कर सकते हैं, पर अगर ब्रायन जॉन मॉक्सली से नहीं डरते तो फिर ब्रायन जॉन मॉक्सली से फाइट कर सकते हैं। जो बात यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ब्रायन डेनिसन को चूज करने के लिए छोड़ दिया है कि अगर ब्रायन डेनिसन जॉन मॉक्सली के साथ ज्वाइन होते हैं तो ब्रायन को मानना पड़ेगा कि ब्रायन जॉन मॉक्सली से डर चुके हैं, पर अगर ब्रायन जॉन मॉक्सली से नहीं डरते तो फिर ब्रायन को जॉन मॉक्सली को फेस करना पड़ेगा। जो बातें कहकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए और मुझे देखकर काफी अच्छा लगा है कि जॉन मॉक्सली ने सेम कंडीशंस ब्रायन के लिए अप्लाई की है और अब देखना पड़ेगा कि ब्रायन का डिसीजन क्या होता है कि क्या ब्रायन जॉन मॉक्सली के साथ आते हैं या फिर जॉन मॉक्सली के खिलाफ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर कीथ ली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली अपने करियर के अंदर अपने करियर की बेस्ट चीज अपने करियर के आखिरी के लिए नहीं बचाते। कीथ ली अपने करियर की शुरुआत अपने वेरी बेस्ट से करते हैं और फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए क्वालिफाई होना पहली चीज थी और फेस ऑफ द रेवोल्यूशन बनना दूसरी चीज है और आगे चलकर TNT चैंपियन बनना तीसरी चीज, जो सब चीजें कीथ ली अचीव करने वाले हैं। जो बातें कीथ ली ने सेगमेंट के अंदर कही, पर इसके बाद हमें फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच के लिए एक और क्वालिफायर मैच देखने को मिला जहां पर वार्डलो मैक्स कैस्टर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच की शुरुआत से एंथनी बोवेस ने इस मैच के अंदर वार्डलो को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसका फायदा उठाकर मैक्स कैस्टर वार्डलो के ऊपर अटैक कर रहे थे और मैक्स कैस्टर ने थोड़ी देर तक इस मैच के अंदर वार्डलो के ऊपर अटैक किया। लेकिन जैसे ही मैक्स कैस्टर और वार्डलो दोबारा से रिंग के अंदर गए तो वार्डलो अपना कमबैक कर मैक्स कैस्टर के ऊपर पावर रूम लाने के लिए जा रहे थे, पर फिर एक बार एंथनी बोवेस ने मैक्स कैस्टर की मदद की। जो सब चीजें शॉन स्पियर्स देख रहे थे लेकिन शॉन स्पियर्स वार्डलो की मदद नहीं कर रहे थे, जो देखकर वार्डलो काफी गुस्सा थे और ऐसे एक टाइम के लिए एंथनी बोवेस वार्डलो के आमने सामने खड़े हो गए और एंथनी बोवेस के पिछले हाथ से मैक्स कैस्टर ने एंथनी बोवेस की चेन ले ली, जो कि बिल्कुल उसी तरह की टैक्टिक थी जो कि एमजेफ और वार्डलो ने सीएम के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पर वार्डलो मैक्स कैस्टर को रिंग के अंदर ले गए और वार्डलो मैक्स कैस्टर के ऊपर एक पावर बम लगाने के लिए जा रहे थे, पर तभी पता नहीं क्यों लेकिन शॉन स्पियर्स ने इस मैच के अंदर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसका फायदा उठाकर मैक्स कैस्टर ने अपने स्टील चेन से वार्डलो के ऊपर अटैक कर दिया और वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि वार्डलो ये मैच हारने वाले हैं, लेकिन वार्डलो ने किक आउट कर दिया और गुस्से में आकर वार्डलो ने मैक्स कैस्टर के ऊपर लगातार 4 पावर बॉम्ब्स लगाए और यहाँ पर मैक्स कैस्टर को पिन कर वार्डलो ने मैच जीत लिया है। पर गाइस वार्डलो के मैच जीतते ही एंथनी बोवेस ने वार्डलो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर अब भी शॉन स्पियर्स वार्डलो की मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे, पर बिना शॉन स्पियर्स की मदद किए वार्डलो ने एंथनी बोवेस के ऊपर अटैक कर दिया और इसके बाद वार्डलो यहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे और तब शॉन स्पियर्स ने आकर एंथनी बोवेस और मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर वार्डलो फिर एक बार काफी गुस्सा हो गए कि जब वार्डलो को शॉन स्पियर्स की मदद चाहिए थी तब शॉन स्पियर्स ने वार्डलो की मदद नहीं की और जब वार्डलो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे तब एंथनी बोवेस और मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक कर शॉन स्पियर्स स्पॉटलाइट अपने आप के ऊपर ले रहे हैं, जिससे गुस्सा होकर वार्डलो फिर एक बार यहाँ पर शॉन स्पियर्स को छोड़कर चले गए। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर मर्सिडीज मार्टिनेज और डॉक्टर विट बेकर का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला जहां पर बात करते हुए मर्सिडीज मार्टिनेज ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज इस वीक के डायनामाइट शो पर करने वाली है, जिसके लिए मर्सिडीज मार्टिनेज एवली को नींद आई है। और यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर विट बेकर ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज वो करे, क्योंकि अगर मर्सिडीज मार्टिनेज अपना काम नहीं करती तो डॉक्टर विट बेकर मर्सिडीज मार्टिनेज को नहीं छोड़ने वाली। जो बातें डॉक्टर विट बेकर यहाँ पर कर ही रही थी, पर तभी यहाँ पर कोई आदमी आ गया जो कि मुझे लगता है प्रॉब्ली यूएफसी का कोई ट्रेनर था, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो पर एक गेस्ट बनकर आया था। और यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर ने उससे पूछा कि अगर मर्सिडीज मार्टिनेज इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना काम करने के लिए फेल होती है तो डॉक्टर विट बेकर को क्या करना चाहिए। और यहाँ पर उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर विट बेकर को उसका काम खत्म करना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पर देखना था कि मर्सिडीज मार्टिनेज और थंडर रोजा के मैच के रिजल्ट के बाद यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर क्या करती है। पर इसके बाद हमें रिंग के अंदर टोनी शिवानी हैंगमैन एडम पेज के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी हैंगमैन पेज से पूछ रहे थे कि लास्ट वीक के मैच के बाद आजकल हैंगमैन पेज की हालत कैसी है। और यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज इस सवाल का जवाब दे ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एडम कोल आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते एडम कोल ने कहा कि दोबारा से हैंगमैन एडम पेज को देखकर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हैंगमैन एडम पेज और एडम कोल दोनों ही काफी पुराने दोस्त थे। पर एडम कोल एडब्ल्यू को नींद आ चुके हैं और एडम कोल जहाँ जाते हैं वहाँ के एडम कोल एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं और अब एडम कोल एडब्ल्यू को नींद आए हैं, इसलिए एडम कोल काफी जल्दी एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही, जिसका जवाब देते हुए हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि हैंगमैन एडम पेज को एडम कोल को प्रूव करने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि एडम पेज ने एडम कोल को एक काफी बड़ी गेम के अंदर हरा दिया है और अब एडम कोल अपनी कंपनी छोड़कर एडब्ल्यू को नींद आए हैं। जो बातें अगर यहाँ पर एडम पेज ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, पर एडम पेज के स्टेटमेंट के बाद एडम कोल ने भी एडम पेज की वीक पॉइंट को दबा दिया और यहाँ पर एडम कोल एडम पेज से पूछा कि एडम पेज के दोस्त कहाँ है, क्योंकि जब एडम कोल एडब्ल्यू को नींद आए थे तब एडम कोल को ऐसा लग रहा था कि एडम पेज और यंग बक्स एक दूसरे के दोस्त थे, पर अब एडम पेज के पास कोई भी दोस्त नहीं है और यंग बक्स तो छोड़ो लेकिन एडम पेज के पास डार्क ऑर्डर भी नहीं है। और एडम कोल की इन बातों से एडम पेज काफी दुखी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर बात करते एडम पेज ने कहा कि एडम कोल के पास भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए एडम कोल ने अपने
पुरानी कंपनी से अपने दोस्त एवली कंपनी अंदर लाए हैं और अगर एडम कोल चाहे तो एडम कोल के काफी सारे दोस्त एडम कोल के पास हो सकते हैं, लेकिन एवली वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं। जो बातें एडम पेज ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते एडम कोल ने कहा कि एडम पेज को भी पता है कि जब एडम पेज और एडम कोल दोनों एक ही कंपनी के अंदर होते हैं तब सभी लोग एडम पेज को दूसरा एडम ही बुलाते हैं। और एडम कोल की इन बातों से एडम पेज काफी गुस्सा हो गए और एडम पेज ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप नीचे रख दी और एडम पेज एडम कोल के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। पर यहाँ पर बात करते एडम कोल ने कहा कि एडम कोल एडम पेज के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आए, क्योंकि एडम कोल चाहते हैं कि एडम कोल और एडम पेज इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल मैच हो जाए, जिससे कि इन दोनों को ही प्रूव करने का मौका मिले कि बेटर मैन कौन है। जो बातें कहकर एडम कोल और एडम पेज इन दोनों ने हैंडशेक किया और एडम कोल रिंग छोड़कर जाने लगी। पर एडम पेज ये देखकर काफी सरप्राइज थे, क्योंकि आज तक जब भी एडम पेज और एडम कोल एक दूसरे के आमने सामने आए थे तब एडम कोल ने किसी न किसी तरीके से एडम पेज के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इस बार नहीं। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि पीछे से काइल ओ'रिली और बॉबी फिश ने आकर एडम पेज के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर एडम कोल भी रिंग के अंदर आ गए और रिंग के अंदर आकर एडम कोल, काइल ओ'रिली और बॉबी फिश इन तीनों ने मिलकर एडम पेज के ऊपर अटैक कर दिया। जो अटैक देखकर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इन तीनों को रोकने के लिए आ गए और उनके साथ ही डार्क ऑर्डर भी यहाँ पर आ गई। और डार्क ऑर्डर को देखकर एडम कोल, बॉबी फिश और काइल ओ'रिली तीनों यहाँ से भाग गए। पर यहाँ पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 इतना गुस्से में थे कि डार्क ऑर्डर के नंबर 10 ने हर एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया और नंबर 10 का गुस्सा देखकर काइल ओ'रिली, बॉबी फिश और एडम कोल ये तीनों ही काफी सरप्राइज थे। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर एडम कोल, काइल ओ'रिली और बॉबी फिश और एडम पेज और डार्क ऑर्डर के बीच में क्या क्या होता है। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस वर्ल्ड चैंपियनशिप की राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद हमें सैमी गवेरा और डार्बी अलिन के मैच के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डार्बी अलिन ने कहा कि डार्बी अलिन TNT चैंपियन नहीं है और इसलिए डार्बी अलिन के करियर के अंदर एक काफी बड़ा वॉइड है और डार्बी अलिन को वॉइड भरना है, इसलिए डार्बी अलिन दोबारा से TNT चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन सैमी गवेरा ने कहा कि सैमी गवेरा किसी भी कॉस्ट के ऊपर दोबारा से अपने TNT चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और जेक हेगर मिलकर सैंटाना और ओटिस को फेस करते दिखाई दिए और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ये प्रूव करना चाहते थे कि सैंटाना और ओटिस को अपने मैचेस जीतने के लिए क्रिस जेरिको की जरूरत नहीं है। पर ये मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर एडी किंगस्टन आ गए, जिन्हें देखकर क्रिस जेरिको काफी गुस्सा थे, क्योंकि क्रिस जेरिको को लग रहा था कि एडी किंगस्टन सैंटाना और ओटिस को क्रिस जेरिको से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही सैंटाना ने इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर सैंटाना का अटैक काफी देर तक नहीं चला, क्योंकि क्रिस जेरिको ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर जेरिको और हेगर ने मिलकर इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और गाइस ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच चला। और एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको ने सैंटाना के ऊपर कोड ब्रेकर लगाया और जेक हेगर ने अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी सैंटाना किक आउट कर पाए, जो देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे। पर इस सब के बावजूद भी हमें इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है और 50 साल की उम्र होने के बाद भी क्रिस जेरिको ने इस मैच के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हसल किया है और सैंटाना और ओटिस ने भी इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए सैंटाना और ओटिस ने भी क्रिस जेरिको के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी जेरिको किक आउट कर पाए, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज थे। और यहाँ पर फिर एक बार सैंटाना और ओटिस जेरिको के ऊपर दोबारा से टैग टीम लगाने के लिए गए, लेकिन जेरिको ने रिवर्स कर अपने फिनिशर लाइन टेमर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जहां पर एडी किंग्स्टन ने सैंटाना को रोक ब्रेक करने के लिए मदद की, जो देखकर क्रिस जेरिको काफी नाराज थे। और यहाँ पर क्रिस जेरिको ने एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक कर दिया और क्रिस जेरिको सैंटाना के ऊपर अपना फिनिशर यानी जुडास इफेक्ट लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सैंटाना ने रिवर्स कर दिया और एडी किंग्स्टन स्नगल्स लेकर ओटिस ने क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर दिया और सैंटाना ने क्रिस जेरिको के ऊपर एक डिस्कस क्लोजलाइन लगाकर क्रिस जेरिको को पिन करके ये मैच जीत लिया है। जो मैच हारने के बाद क्रिस जेरिको काफी गुस्सा थे, क्योंकि गाइस एडी किंग्स्टन ने ओटिस को नकल्स लेकर एडी किंग्स्टन ने इस मैच के अंदर ओटिस की मदद की थी, जो बात सिर्फ अकेले क्रिस जेरिको को पता थी और इसीलिए क्रिस जेरिको एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन रेफरीज ने आकर क्रिस जेरिको और एडी किंग्स्टन इन दोनों को सेपरेट कर लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिस जेरिको और एडी किंग्स्टन के बीच में क्या क्या होता है और क्या आज के बाद इनर सर्कल कंटिन्यू होती है या नहीं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर यंग बस, एडम कोल, काइल ओ'रिली और बॉबी फिश इनका एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए काइल ओ'रिली और बॉबी फिश कह रहे थे कि उनके एडम पेज के ऊपर अटैक करते हुए यंग बस कहा थे। तो यहाँ पर जवाब देते हुए यंग बस ने कहा कि एडम पेज के ऊपर अटैक करना ऐसा ही है जैसे किसी मुद्दे के ऊपर अटैक करना, इसलिए यंग बस एडम पेज के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आए। जिस बात को लेकर यहाँ पर काइल ओ'रिली और बॉबी फिश और यंग बस के बीच में बहस हो रही थी, लेकिन एडम कोल ने चारों को शांत कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि इस साल रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है और एडम कोल चाहते हैं कि यंग बस और काइल ओ'रिली और बॉबी फिश ये दोनों ही नंबर 1 कंटेंडर बनकर एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने और दूसरी तरफ एडम कोल एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। जो बातें एडम कोल ने कही और यहाँ पर बॉबी फिश और काइल ओ'रिली और दूसरी तरफ यंग बस काफी इंस्पायर्ड थे कि खुद एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं और यहाँ पर बॉबी फिश और काइल ओ'रिली और यंग बस अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन यहाँ पर एडम कोल कंफ्यूज थे कि एडम कोल किसके साथ जाए, बॉबी फिश और काइल ओ'रिली के साथ या फिर यंग बस के साथ, जिससे हम अभी देख सकते हैं कि एडम कोल इन दोनों ही टैग टीम्स के अंदर कंफ्यूज है कि एडम कोल किसके साथ स्टैंड करना चाहिए। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एडम कोल को किसके साथ स्टैंड करना चाहिए। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर थंडर रोजा और मर्सिडीज मार्टिनेज इन दोनों के बीच में एक डिस्क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस अपने इंटरनेट चलने के दौरान ही थंडर रोजा ने स्टील चेयर लेकर मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और गाइस इस मैच की शुरुआत से ही थंडर रोजा इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और थंडर रोजा क्राउड के अंदर ले जाकर मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक कर रही थी। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि थंडर रोजा कितनी गुस्से में है, पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और मर्सिडीज मार्टिनेज ने भी इस मैच के अंदर थंडर रोजा के ऊपर काफी खतरनाक मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए एप्रन के ऊपर एक टेबल रखकर मर्सिडीज मार्टिनेज ने थंडर रोजा के ऊपर उस टेबल के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया सुपरलेस लगाई, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बढ़िया मोमेंट थी। लेकिन थंडर रोजा में ट्रैश कैन लेकर मर्सिडीज
मार्टिनेज के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर दिया और मर्सिडीज मार्टिनेज के सिर के ऊपर ट्रैश कैन रखकर थंडर रोजा ने इस मैच के अंदर मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक किया। पर फिर भी मर्सिडीज मार्टिनेज यहाँ पर गिव अप नहीं कर रही थी, जो देखकर थंडर रोजा टॉप रोप से मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर एक मुंह लगाने के लिए गई, पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने इसे रिवर्स कर दिया और मर्सिडीज मार्टिनेज ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर फिर भी थंडर रोजा किक आउट कर पाए, जो देखकर मर्सिडीज मार्टिनेज काफी गुस्सा थी और यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज स्टील चेयर से थ्रू थंडर रोजा के ऊपर एक पावर बम लगाने के लिए गई, पर थंडर रोजा ने रिवर्स कर उन्हीं स्टील चेयर के थ्रू मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर मर्सिडीज मार्टिनेज को पिन कर थंडर रोजा ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायमंड शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच था और फिर एक बार थंडर रोजा ने अपना एक बहुत ही बढ़िया मैच जीत लिया है। और गाइस ये मैच जीतने के बाद थंडर रोजा ने मर्सिडीज मार्टिनेज से रिस्पेक्ट दिखाई, जो देखकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर आ गई और इस साइड पर बैठे हुए अपने कोच से बात करती डॉक्टर ब्रिट बेकर ने पूछा कि अब डॉक्टर ब्रिट बेकर को क्या करना चाहिए, जहाँ पर उस कोच ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर को अपना काम खुद खत्म करना चाहिए। और उस कोच की बातें सुनने के बाद डॉक्टर ब्रिट बेकर ने जिमी हेटर और एबल इन दोनों को ही थंडर रोजा के ऊपर अटैक करने के लिए कहा और डॉक्टर ब्रिट बेकर भी इनके अंदर गई और डॉक्टर ब्रिट बेकर ने मर्सिडीज मार्टिनेज के पास पाइप दिया और ब्रिट बेकर चाहती थी कि मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर अटैक करे, पर मर्सिडीज मार्टिनेज थंडर रोजा के ऊपर अटैक करने के लिए हेजिटेट कर रही थी क्योंकि ये दोनों ही काफी पुराने दोस्त थे। और यही देखकर जिमी हेटर ने मर्सिडीज मार्टिनेज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मर्सिडीज मार्टिनेज कभी फुली डॉक्टर ब्रिट बेकर की साइड पर नहीं होती और यहीं पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिमी हेटर ने मिलकर मर्सिडीज मार्टिनेज और थंडर रोजा के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके साथ ही एक सेगमेंट खत्म हुआ और इस सेगमेंट के आखिर में थंडर रोजा और मर्सिडीज मार्टिनेज ये दोनों एक दूसरे के साथ आ चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन दोनों सुपरस्टार के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें मैलिका ब्लैक या हाउस ऑफ ब्लैक के लिए सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर ब्रॉडी किंग ने मैलिका ब्लैक से पूछा क्यों किसका इंतजार कर रहे हैं और मैलिका ब्लैक ने जवाब देते हुए कहा क्यों किसी मिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि मिस्ट्री कौन है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायमंड शो पर जे वाइट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जे वाइट ने कहा कि अगर जे वाइट केनी ओमेगा पर अटैक नहीं करते तो केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर नहीं जाते और अगर केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर नहीं जाते तो आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी नहीं बनती। तो इसलिए एडब्ल्यू कंपनी बनाने के लिए जे वाइट ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन अब जे वाइट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ चुके हैं और अब जे वाइट एडब्ल्यू कंपनी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर जे वाइट ने कही। तो अब देखना पड़ेगा कि जे वाइट का एडब्ल्यू कंपनी आने का मोटिव क्या है। पर इस सब के बाद यहाँ पर फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड शो मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें सैमी गवेरा अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर डार्बी एलन के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच एडब्ल्यू कंपनी दो ओरिजिनल सुपरस्टार्स के बीच में था और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर में सैमी गवेरा और डार्बी एलन इन दोनों की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं और आज से पहले इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत बार रेसल किया है, इसलिए दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के मूव्स को जानते थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बड़े मूव्स और काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं। पर इस मैच की शुरुआत में सैमी गवेरा इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे और सैमी गवेरा ने इस मैच की शुरुआत में डार्बी एलन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, पर इस अटैक के दौरान सैमी गवेरा का लेग ट्विस्ट हो गया और इसका फायदा उठाकर डार्बी एलन ने सैमी गवेरा के पैरों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और डार्बी एलन सैमी गवेरा के पैरों के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिस बीच हमें इस मैच में डार्बी एलन और सैमी गवेरा इन दोनों की तरफ से बहुत ही बड़े मूव्स देखने को मिले हैं, जैसे टॉप रोप से स्पेनिश फ्लाई। जब डार्बी एलन ने सुसाइड डाइव लगाई तब डार्बी एलन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कटर और जब सैमी गवेरा एप्रन के ऊपर डार्बी एलन के ऊपर अटैक करने के लिए गए तब डार्बी एलन एप्रन से हट गए, जिससे कि सैमी गवेरा एप्रन के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से टकराए, जो कि इस मैच की कुछ बहुत ही बड़े मूव्स थे। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर डार्बी एलन सैमी गवेरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अंद्रादे के मैनेजर ने आकर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो देखकर स्टिंग ने अंद्रादे के मैनेजर के ऊपर अटैक किया। पर दूसरी तरफ अंद्रादे ने आकर डार्बी एलन के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाकर सैमी गवेरा ने डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डार्बी एलन को पिन कर ये मैच जीत लिया है और सैमी गवेरा स्टिल है एडब्ल्यू कंपनी के TNT चैंपियन। और गाइस ये मैच जीतकर सैमी गवेरा यहाँ जा रहे थे, लेकिन मैट हार्डी ने यहाँ पर आकर डार्बी एलन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सैमी गवेरा दोबारा से रिंग के अंदर गए और जब सैमी गवेरा मैट हार्डी की तरफ देख रहे थे तब पीछे से अंद्रादे ने आकर सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर दोनों ही TNT चैंपियनशिप उठाकर अंद्रादे ने क्लियर कर दिया है कि अब अंद्रादे एडब्ल्यू कंपनी के TNT चैंपियन बनना चाहते हैं। पर जैसे स्टिंग रिंग के अंदर आ गए वैसे ही मैट हार्डी और अंद्रादे TNT चैंपियनशिप के साथ रिंग छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर अंद्रादे, डार्बी एलन और सैमी गवेरा के बीच में क्या क्या होता है। पर ऐसे इस वीक का डायमंड शो ऑफिस चला गया, जो शो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको शो कैसा लगा। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?